तुम्हें पहले जोसेफ के साथ कभी नहीं देखा, कब उससे वाकफियत हुई? टाइगर ने उसे टटोलते हुए कहा। उसे वाकई हैरत हो रही थी कि आज से पहले कभी भी जोसेफ ने गोलायत का नाम नहीं लिया और ना ही कभी वो दोनों इकट्ठे नजर आए, जबकि वो बता रहा था कि वो 18 सालों से यहाँ है और फिर वो दारुल हुकूमत की बजाय इस छोटे से कस्बे में बैठा हुआ है। मैंने एक बार प्रिंस जोसेफ से मिलने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं प्रिंस जोसेफ के बारे में कई विच डॉक्टरों से सुन चुका था। इसलिए यहाँ आते हुए मैंने उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की थी, लेकिन मेरी कोशिश इसलिए नाकाम रही कि मुझे बताया गया कि अगर तुमने जोसेफ से मुलाकात की तो तुम्हारे सर पर जिस विच डॉक्टर का हाथ है और जिसकी वजह से मुझे विच डॉक्टर की जगह दी गई है वो वापस ले ली जाएगी। चुनांचे मैं खामोश हो गया। अलबत्ता 2 साल पहले अचानक मैं खुद बीमार हो गया। मैं घर में अकेला रहता हूँ। हम साए मेरा काम कर देते हैं। ये सब मेरे साथ बेहद मोहब्बत करते हैं। अचानक मैंने प्रिंस जोसेफ को देखा जो मेरे कमरे में दाखिल हो रहा था। मैं हैरान रह गया कि प्रिंस जोसेफ ने मुझे बताया कि मेरी बीमारी के बारे में मालूम होने पर वो तीमारदारी के लिए आया है, तो मैं बेहद खुश हुआ। फिर प्रिंस जोसेफ ने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो मेरी बीमारी दूर हो गई। तब से मैं उन्हें अपना उस्ताद समझता हूँ और उनके दिल से इज्जत करता हूँ। गोलायत ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा और मेरे साथ दुकान बंद करके चल पड़े हो, क्यों? टाइगर ने कहा, तुमने प्रिंस जोसेफ का नाम लिया, उसके बाद मुझे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि प्रिंस जोसेफ गलत आदमी को भेज ही नहीं सकते। गोलायत ने कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। लगता है कि तुम जोसेफ के शागिर्द बन गए हो, टाइगर ने हंसते हुए कहा। अगर वो मुझे अपना शागिर्द बना ले तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। वो वाकई प्रिंस हैं। उनके सर पर बहुत ही ताकतवर और बड़े विच डॉक्टरों के हाथ हैं। अगर प्रिंस जोसेफ अब भी अफ्रीका के सागो इलाके में वापस चले जाएं तो लोग उनकी पूजा करें। गोलायत ने कहा, तुम अब भी वहाँ जाते रहते हो? टाइगर ने पूछा। हाँ, कभी कभार दिल चाहता है तो चला जाता हूँ, गोलायत ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। अच्छा अब सुनो, मेरा नाम टाइगर है और जोसेफ के आका इमरान साहब का मैं शागिर्द भी हूँ। जोसेफ एक खुसूसी अस्पताल में है और हम वहीं जा रहे हैं, टाइगर ने कहा। ठीक है, गोलायत ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी ना हो। स्पेशल अस्पताल पहुंचकर टाइगर ने कार पार्किंग में रोकी और गोलायत के बाहर निकलने पर वो भी कार से बाहर आया और कार लॉक करके वो गोलायत को साथ लेकर डॉक्टर सिद्दीकी के ऑफिस पहुंचा तो डॉक्टर सिद्दीकी अपनी कुर्सी पर मौजूद थे। टाइगर के पीछे जब गोलायत अंदर दाखिल हुआ तो डॉक्टर सिद्दीकी चौंक पड़े। ये गोलायत हैं और ये अफ्रीका के विच डॉक्टर हैं, लेकिन अब तवील अरसे से यहाँ सीतापुर नामी कस्बे में रहते हैं। इन्हें जोसेफ ने बुलवाया है और मैं सीतापुर से इन्हें साथ लाया हूँ, टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। सिक्योरिटी की गारंटी देते हो तुम? डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। जी हाँ, मैं देता हूँ सिक्योरिटी की गारंटी, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। ओके, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा। वो समझ गए थे कि जोसेफ ने गोलायत को क्यों बुलवाया है, क्योंकि कई बार वह हैरत अंगेज अंदाज में इलाज होता देख चुके थे। थोड़ी देर बाद वो उस तहखाने वाले कमरे में दाखिल हुए जहां इमरान, जोसेफ और जूलिया तीनों मौजूद थे। इमरान अब भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। टाइगर के साथ एक और देवहिकल हबशी को देखकर वो मुस्कुरा दिया। आज इलाज करने वाले को खुद इलाज कराना पड़ गया है, इमरान ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। जबकि गोलायत अंदर दाखिल होते ही तेज तेज कदम उठाता जोसेफ के बिस्तर की तरफ बढ़ गया। आओ गोलायत, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं अपना इलाज शोशाई तरीके से कराना चाहता हूँ। अगर शोशाई इलाज ना किया गया तो फिर मैं सारी जिंदगी हरकत नहीं कर सकूंगा। क्या तुम तैयार हो शोशाई इलाज करने के लिए? जोसेफ ने कहा। प्रिंस जोसेफ, मैं आपकी हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, गोलायत ने कहा। ओके, फिर इलाज शुरू कर दो, जोसेफ ने कहा। लेकिन प्रिंस जोसेफ, यहाँ आपके साथी आपकी हालत देखकर यकीनन मुझे गोली मार देंगे, गोलायत ने इमरान, टाइगर और जवाना की तरफ देखते हुए कहा। जवाना को बुलाओ, जोसेफ ने आहिस्ता से कहा। मिस्टर जवाना, गोलायत ने जवाना की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वह देख चुका था कि वो भी हबशी है लेकिन वह एग्रीमी है। मुझसे मुखातिब हो तुम, जवाना ने चौंककर उसकी तरफ देखते हुए कहा। हाँ, प्रिंस जोसेफ आपको बुला रहे हैं, गोलायत ने कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ जोसेफ की तरफ बढ़ गया। टाइगर डॉक्टर सिद्दीकी और इमरान के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ था। जवाना ने जोसेफ से बात की और फिर मुड़कर वो इमरान की तरफ आया। मास्टर, जोसेफ कह रहा है कि उसने अफ्रीकी गोलायत नामी आदमी टाइगर के जरिए बुलवाया है ताकि वो मेरा इलाज कर सके।
दौरान इलाज उसके साथ जो कुछ भी हो, आपने कोई रुकावट नहीं डालनी। जोसेफ ने कहा, उसे कहो कि मुतमईन रहे, ना हम कोई मुदाखलत करेंगे और ना ही डॉक्टर साहब। इमरान ने कहा तो जवाना सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। मैं देखता हूँ कि यह अफ्रीकी क्या करेगा, टाइगर ने उठते हुए कहा। तो डॉक्टर सिद्दीकी भी उठ खड़े हुए। मैं जा रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये इलाज, डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और तेज तेज कदम उठाते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जवाना और टाइगर जोसेफ के करीब ही मौजूद थे। अलबत्ता इमरान कुर्सी पर बैठा रहा था और जूलिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। अलबत्ता दोनों की नजरें जोसेफ पर जमी हुई थी। गोलायत ने जैकेट की अंदरूनी जेब से एक प्लास्टिक की बोतल निकाली। ये ऐसी बोतल थी जैसी होम्योपैथिक अद्वियात के लिए होती है। उसने बोतल का ढक्कन खोला और फिर जोसेफ का मुंह दूसरे हाथ से खोलकर उसने बोतल में मौजूद पानी एक झटके से जोसेफ के हलक में उतार दिया। गोलायत ने उसी तरह की एक और शीशी जेब से निकाली। उसे खोला तो उसमें सफूफ था। उसने पहले की तरह इस बार भी शीशी में मौजूद तमाम सफूफ जोसेफ के हलक में उतार दिया और खाली शीशियां वापस जेब में डाल ली थी। जोसेफ ने आंखें बंद रखी और फिर जोसेफ का चेहरा इस तरह बिगड़ने लगा जैसे उसे शदीद तकलीफ हो रही हो। उसका चेहरा ना सिर्फ बिगड़ता जा रहा था बल्कि उसका चेहरा, सर और तकरीबन पूरा जिस्म पसीने में डूब सा गया था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। ये क्या कर दिया है तुमने? साथ खड़े टाइगर से ना रहा गया तो वो बोल पड़ा, लेकिन गुलायत ने मुंह पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने के लिए कहा। जोसेफ की हालत अब इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि उसके चेहरे को देखते ही इंसान के जिस्म में झरझरी आ जाती थी, क्योंकि उसके चेहरे पर इंतहाई तकलीफ के असरात नुमाया थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर न जोसेफ ने आंखें खोली थी और ना ही कोई बात की थी, ना कोई चीख उसके मुंह से निकली थी। फिर जोसेफ का जिस्म तड़पने लगा और फिर ये तड़प इस कदर तेज हो गई जैसे जुबा होने वाली बकरी भड़कती है। सबके चेहरे बिगड़ गए थे। अलबत्ता गुलायत उसी तरह मुतमईन खड़ा था। इमरान भी खामोश बैठा था, क्योंकि उसे किसी हद तक अंदाजा हो रहा था कि जोसेफ क्यों इस अंदाज में तड़प रहा है। कुछ देर बाद जोसेफ के जिस्म ने फड़कना बंद कर दिया, हत्ता कि थरथरी भी खत्म हो गई और इसके साथ ही उसका बिगड़ा हुआ चेहरा तेजी से बहाल होता जा रहा था। और कुछ देर बाद उसने आंखें खोल दी तो उसकी आंखों में तेज सुर्खी छाई हुई थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गया और फिर उसने टांगे बेड से नीचे लटकाई और बेड से उतरकर इस तरह चलने लगा जैसे उसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। इमरान समेत सब उसे इस तरह चलते देखकर हैरान रह गए थे। ये कैसे मुमकिन हुआ है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। कौन सी चीज बॉस? टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। डॉक्टर सिद्दीकी के मुताबिक बगैर ऑपरेशन इलाज हो ही नहीं सकता। रीढ़ की हड्डी के मोहरे टूट फूट गए थे और कुछ मोहरे अपनी पोजीशन से हट गए थे, लेकिन ये तो बगैर ऑपरेशन के इस तरह चल रहा है जैसे इसे कभी चोट ही ना लगी हो। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका, आपको सलामत देखकर मुझे भी नई जिंदगी मिल गई है। जोसेफ ने इमरान के करीब आकर सर झुकाते हुए इंतहाई मुअत्तबाना लहजे में कहा। मेरी दुआ है कि सब्ज बादलों से निकलने वाली सुर्ख बारिश तुम पर बरसती रहे। इमरान ने कहा तो जोसेफ का चेहरा इस तरह खिल उठा जैसे उसे अचानक हफ्ता अकलीम की दौलत मिल गई हो। शुक्रिया आका, जोसेफ ने इस बार और ज्यादा सर झुकाते हुए कहा। गुलायत को बुलाओ, इमरान ने कहा। जी मैं हाजिर हूँ बड़े आका। गुलायत जो जोसेफ के उकब में खड़ा था ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या किया है तुमने जोसेफ के साथ? कौन सी दवा पिलाई है इसे कि ये खुद ब खुद ठीक हो गया है? इमरान ने कहा। बड़े आका, प्रिंस जोसेफ के सर पर अफ्रीका के इंतहाई ताकतवर वीर डॉक्टरों ने हाथ रखे हुए हैं। जब ये टाइगर मेरे पास पहुंचा और इसने मुझे कहा कि प्रिंस जोसेफ बुला रहे हैं तो मैं चंद सेकंड के लिए वीर डॉक्टरों के वीर डॉक्टर हानी की खिदमत में गया तो अजीम वीर डॉक्टर हानी, जिनका साया प्रिंस जोसेफ पर है, ने मुझे बताया कि प्रिंस जोसेफ की हड्डियां टूट गई हैं और 6 अपनी जगह से खिसक गई हैं। इसलिए इसे झील शाडो का पानी पिलाकर कारफी बूटी का सबूब खिलाओ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये दोनों चीजें मेरी दुकान में मौजूद थी। मैंने उन्हें उठाकर जेब में डाल लिया और अजीम वीर डॉक्टर हानी के हुक्म की तामील कर दी और देवताओं ने मेहरबानी की। वीर डॉक्टर हानी का इलाज कामयाब रहा। गुलायत ने बड़े मुअत्तबाना लहजे में तफसील से जवाब देते हुए कहा और फिर इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता, दरवाजा एक धमाके से खुला और डॉक्टर सिद्दीकी 2 नर्सों के साथ अंदर दाखिल हुए। लेकिन जोसेफ को अपने बेड की बजाय इमरान के सामने सही सलामत खड़े देखकर वो हैरत से जैसे भूत बन गए। ये सब क्या है? ये कैसा इलाज है?
डॉक्टर सिद्दीकी की हैरत में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। डॉक्टर साहब, ये अजीम अफ्रीका के इसरार है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरत अंगेज, नामुमकिन, ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा तो इमरान ने गुलायत की बताई हुई बातों को दोहरा दिया। लेकिन सिर्फ दवा या छील के पानी से हड्डियां कैसे जुड़ सकती हैं? डिसलोकेट मोहरे कैसे अपनी जगह पर एडजस्ट हो गए? ये तो कोई जादू है, लाठी को सांप बनाने वाला जादू। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा, ऐसी जड़ी बूटी तो हमारे मुल्क में भी पाई जाती है जो टूटी हुई हड्डी को फौरन जोड़ देती है, बल्कि इस तरह जोड़ती है कि उस जगह पर तलवार की जर्ब लगाओ तब भी ना टूटेगी। जहाँ तक डिसलोकेट मोहरे का ताल्लुक है तो जड़ी बूटी खाने से जोसेफ का पूरा जिस्म जिस तरह तड़पा है उससे मोहरे खुद ब खुद अपनी जगह पर एडजस्ट हो गए। इमरान ने अपनी तरफ से इस सारी कार्रवाई की तवज्जो पेश करते हुए कहा, यह तिब्बी दुनिया का वो बाब है जिस पर शायद कोई यकीन ही ना करे। अगर मैं जोसेफ को इस तरह खड़े ना देखता तो मैं कभी भी इस पर यकीन ना करता। डॉक्टर सिद्दीकी ने कहा और इमरान मुस्कुरा दिया। अपने बेड पर लेटो, मैं तुम्हारा फाइनल चेकअप कर लूँ। डॉक्टर सिद्दीकी ने जोसेफ से कहा तो जोसेफ मुड़कर अपने बेड की तरफ बढ़ गया। बॉस, अब तो जोसेफ फिट हो गया है, अब तो आप हमें मिशन पर जाने की इजाज़त देंगे। टाइगर ने कहा, हाँ, अब तुम वाकई जा सकते हो। इमरान ने जवाब देते हुए कहा तो टाइगर का चेहरा बेइख्तियार खिल उठा। कर्नल जेम्स अपने ऑफिस में बैठा एक फ़ोन सुनने में मसरूफ था कि मेज़ पर पड़े हुए सुर्ख रंग के फ़ोन सेट की घंटी बज उठी तो कर्नल जेम्स चौंक पड़ा। उसने जल्दी से बात खत्म करके रिसीवर रखा और कॉर्डलेस उठाकर उसका बटन प्रेस कर दिया। यस सुपर चीफ, मैं कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ। कर्नल जेम्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, क्योंकि फ़ोन सिर्फ लॉर्ड हॉटमैन की कॉल के लिए मखसूस था। लॉर्ड हॉटमैन लॉर्ड्स का चीफ था, उसका ऑफिस एक्रीमियन रियासत लोसानो में था और लॉर्ड हॉटमैन सुपर चीफ था जबकि रॉबर्ट चीफ था और कर्नल जेम्स रॉबर्ट का मातहत था। इसलिए सुपर चीफ की कॉल आने पर उसने वो फ़ोन जिस पर वो बात कर रहा था रख दिया और सुपर चीफ की कॉल अटेंड कर ली। लॉर्ड हॉटमैन बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से लॉर्ड हॉटमैन की भारी सी आवाज़ सुनाई दी। यस सुपर चीफ, हुक्म फरमाइए। कर्नल जेम्स ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में तुम्हारे पास क्या रिपोर्टें हैं, खासतौर पर इमरान के बारे में? लॉर्ड हॉटमैन ने कहा, इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की मेंबर एक स्विस नजात औरत के बारे में मालूमात मिली थी कि वो पाकिस्तान दारुल हुकूमत में एक स्पेशल अस्पताल के खुसूसी वार्ड में दाखिल हैं और उनका इलाज किया जा रहा है, जिस पर मैंने पाकिस्तान में अपने एक खास आदमी जिसे किंग एडवर्ड कहा जाता है कोई स्पेशल अस्पताल के इस खुसूसी वार्ड को मिसाइलों से उड़ाने का हुक्म दे दिया ताकि उनकी मौत यकीनी हो सके। और मुझे रिपोर्ट मिली है कि उस वार्ड पर मिसाइलों की बारिश कर दी गई है और पूरे वार्ड को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हमले से पहले वहाँ एक डॉक्टर को भारी रकम देकर उससे हतमी मालूमात हासिल की कि इमरान कहाँ जेर इलाज है और उसको मेन टारगेट बनाया गया है। इसलिए इस बार ये लोग हतमी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अलबत्ता मुझे अभी रिपोर्ट मिली है कि कैस्पर सेक्शन ने 3 मशकूक मर्दों और एक औरत जो यूरोपीय मेकअप में थे की निगरानी की क्योंकि उन्होंने एशियाई जुबान में बातें की थी। चुनांचे उन्हें एक खुसूसी होटल में ठहराया गया और वहाँ पर फ़ोन रिकॉर्डिंग की गई। जब शक पुख्ता हो गया तो उन्हें वहाँ से उठाकर लोसानो के स्पेशल पॉइंट पर लाया गया और यहाँ उनका खात्मा कर दिया गया। लेकिन उनके मेकअप वॉश नहीं हो सके, इसलिए अभी हतमी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि ये वाकई यूरोपीय सयाह थे या पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लोग। बहरहाल अब वो लाशों में तब्दील हो चुके हैं। कर्नल जेम्स ने मुअद्दबाना लहजे में तफसील से जवाब देते हुए कहा, वेरी गुड, लेकिन मुझे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें बताया गया है कि लोसानो में काम करने वाले तुम्हारे एजेंट कैस्पर से उसके आदमियों का राब्ता ख़त्म हो गया है। क्या तुम्हें मालूम है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों? लॉर्ड हॉटमैन ने कहा, मैं चेक करता हूँ। वैसे अगर आपको मिलने वाली रिपोर्ट दुरुस्त हुई तब तक मेरे पास कॉल आ चुकी होती। कैस्पर एक बड़े सेक्शन का चीफ और इंतहाई तजुर्बेकार एजेंट है। कर्नल जेम्स ने कहा, ओके, मुकम्मल रिपोर्ट मुझे भिजवाओ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल जेम्स ने फ़ोन ऑफ करके उसे मेज़ पर रख दिया। ये कैस्पर क्यों राब्ता नहीं कर रहा? कर्नल जेम्स ने फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए बड़बड़ाते हुए कहा और फिर यक के बाद दिगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस चीफ। दूसरी तरफ से उसकी फ़ोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी। कैस्पर से मेरी बात कराओ, कर्नल जेम्स ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल जेम्स ने अपने मखसूस अंदाज में कहा।
विलियम से बात कीजिए। फोन सेक्रेटरी की आवाज़ सुनाई दी। चीफ, मैं विलियम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद कैस्पर के असिस्टेंट विलियम की मुअत्तबाना आवाज़ सुनाई दी। विलियम, कैस्पर कहाँ है? कर्नल जेम्स ने पूछा। चंद मशकूक अफराद को बेहोश कराकर उन्हें स्पेशल पॉइंट पर पहुंचाया गया और बॉस कैस्पर भी वहां गए हैं और अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। वहां फ़ोन अटेंड नहीं किया जा रहा तो खुद वहां जाओ और फिर वहां के फ़ोन पर मेरी बात कराओ कैस्पर से, कर्नल जेम्स ने तहकुमाना लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल जेम्स ने रिसीवर रख दिया। ये कैस्पर क्यों जवाब नहीं दे रहा? हैरत है, कर्नल जेम्स ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा और फिर सामने मौजूद फाइल पर झुक गया। लेकिन चंद लम्हों बाद उसने इस तरह फाइल को बंद कर दिया जैसे फाइल में मौजूद कागजात उसे नजर आना बंद हो गए हों। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल जेम्स ने इस तरह रिसीवर उठा लिया जैसे एक लम्हे की भी देर हो गई तो क़यामत टूट पड़ेगी। यस, कर्नल जेम्स ने तेज लहजे में कहा। विलियम की कॉल है चीफ, फोन सेक्रेटरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कराओ बात, कर्नल जेम्स ने कहा। विलियम बोल रहा हूँ चीफ, स्पेशल पॉइंट से। यहाँ कैस्पर और उसके साथियों की लाशें पड़ी हुई हैं। कैस्पर और स्पेशल पॉइंट के इंचार्ज फ्रैंक और सिक्योरिटी मैन की लाशें। स्पेशल पॉइंट के 0 रूम में लाशें पड़ी हैं। कैस्पर की कार भी मौजूद नहीं और लाशों की हालत बता रही है कि इन्हें हलाक हुए 4-5 घंटों से भी ज़्यादा हो गए हैं, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। वो लोग जिन्हें हलाक करने के बाद स्पेशल पॉइंट पर मेकअप वॉश करने के लिए भिजवाया गया था, कैस्पर ने खुद वहां जाने से पहले मुझे रिपोर्ट दी थी। वो लाशें कहाँ हैं? कर्नल जेम्स ने गुस्सीले लहजे में कहा। इन तीनों लाशों के अलावा यहाँ और कोई लाश नहीं है और ना ही कोई जिंदा आदमी है, विलियम ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि कैस्पर ने मुझसे झूठ बोला था कि उसने उन्हें हलाक कर दिया है और सिर्फ मेकअप वॉशिंग के लिए उसने उन्हें स्पेशल पॉइंट पर भिजवाया है। लेकिन वो जिंदा थे और उल्टा कैस्पर और उसके साथियों को हलाक करके निकल गए। वेरी बैड। बहरहाल तुम अब कैस्पर की जगह ले लो। हेडक्वार्टर से तुम्हारा लेटर भिजवा दिया जाएगा। अलबत्ता इस वारदात से ये बात तय हो गई है कि ये अपराधी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद हैं, वरना इन हालात में और कोई इस तरह काया नहीं पलट सकता, कर्नल जेम्स ने कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल जेम्स ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने फ़ोन डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। नेशनल शूटिंग इंस्टीट्यूट। राब्ता होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। किंग एडवर्ड से मेरी बात कराओ, मैं लोसानो से कर्नल जेम्स बोल रहा हूँ, कर्नल जेम्स ने कहा। सॉरी सर, किंग एडवर्ड को हलाक कर दिया गया है, अब उनकी जगह कारस काम कर रहा है, दूसरी तरफ से कहा गया। कारस से बात कराओ, कर्नल जेम्स ने हैरत भरे लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, कारस बोल रहा हूँ। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी।